Question number 35, cash flow statement from the following balance sheet of Ajanta Limited, March 31st, 2017. Prepare a cash flow statement. आइए परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते वक्त सबसे पहले आएगा एनपीबीटी। एनपीबीटी में एडजस्टमेंट्स करोगे आप for non-cash and non-operating items। इसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करेंगे। उसमें आप दो बातें करेंगे, इंक्रीज in current liability, decrease in current asset, और लेस में करेंगे decrease in current liability, increase in current asset। ठीक है, यदि जरूरत पड़ी तो यहां पे आ जाएगा आपका कैश used या from operating activities। सेकंड नंबर पे आप स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड नंबर पे आपकी स्टार्ट होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद जब आपका कैश यूज्ड या फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा तो उसमें आप टोटल करेंगे सारी एक्टिविटीज का नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज और ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आंसर आएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका पूरा का पूरा वर्क होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखना शुरू करते हैं अजंता लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35, इक्विटी शेयर कैपिटल है, कोई नोट्स नहीं दिया गया है, नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 16 में भी 10 लाख की थी और 17 में भी 10 लाख की है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में जब हम पूछेंगे तो 16 का जो प्रॉफिट था वो 0 था और 17 में जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कैलकुलेट करेंगे। आपको दिया ही हुआ है प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ईयर। इस बार 1,20,000 का है, लास्ट ईयर 0 का था, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1,20,000। इसी के साथ जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, लास्ट ईयर भी 120 का था और इस बार भी 120 का, तो जनरल रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं है। इसको यहीं पे रहने देंगे, लास्ट में सबसे पोस्ट करेंगे। नोट नंबर 1 पूरा हो गया। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज दी है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग दी है, 9% डिबेंचर्स। ठीक है, 120 के थे 9% डिबेंचर्स 2016 में और 120 से 240 हो गए। 120 से कितने हो गए 240। तो कितने इंक्रीज हो गए हमारी डिबेंचर्स, हमारी डिबेंचर्स इंक्रीज हो गए 1,20,000 के। तो ये क्या हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने करा तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ कैश का, जब डिबेंचर्स इशू करे तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ। ठीक है, पैसे आए। ठीक है, तो प्लस होंगे या माइनस होंगे जब पैसे आए, प्लस होंगे, बिल्कुल ठीक। इशू ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच, 1,00,000
20,000। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि परसेंटेज भी दी है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी डिबेंचर्स या इन्वेस्ट इस तरह से लोन वगैरह की परसेंटेज दी है तो वहां पर इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट जरूर करना है, या तो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ दिया होगा या आप खुद ब खुद करेंगे। तो इसे राउंड कर लीजिए हल्का सा, ताकि आप जब क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो इस बात की तरफ ध्यान दें। ठीक है, चलिए आगे। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 2 ट्रेड पेबल्स के लिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो चीजें दी हैं। क्रेडिटर्स लास्ट ईयर 120 के थे, इस बार 140 के होते, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 20,000। मैंने ये 9% डिबेंचर्स 240 320 ये गलत पढ़ लिया है, तो 240 320 में 80,000 हो गया। कितना हो गया? 80,000। ठीक है, मैंने रिजर्व सरप्लस को पढ़ लिया। फिर इसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया ट्रेड पेबल्स में। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दिए हुए लास्ट ईयर 120 के थे और इस बार कितने हो गए? 40 के हो गए। ठीक है, तो 120 से 40 के होने का क्या मतलब है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कितने थाउजेंड की हो गई? 80,000 की। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगी 80,000। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद दिया गया है अदर करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 3 पहुंचिए। नोट नंबर में आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी हमारी लास्ट ईयर 160 के थे, इस बार 180 के हो गए, तो 20,000 क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। 20,000 को इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में डाल दो। फिर इसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल दी हुई हैं, नोट नंबर 4 है। टेंजिबल में बेटा प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। अब आपको एक काम करना है कि इसके साथ या तो एडजस्टमेंट दी हो तो पहले एडजस्टमेंट देखो, अकाउंट बनाओ। ठीक है, लेजर्स बनाओ इनके, और यदि एडजस्टमेंट नहीं दी हो तो सीधा यहीं से माइनस करके हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी तरह पुट कर दो। तो यहां पे हमने देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दी है, तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट और प्लांट मशीनरी दोनों का ही लेजर बनेगा। ठीक है, आइए लेजर बनाना आपको आता है, बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 13 लाख है, टू बैलेंस बीडी 13 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 14,90,000 बाय बैलेंस सीडी 14,90,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख बाय बैलेंस बीडी 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 टू बैलेंस सीडी 1,50,000। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। असेट्स में जो बैलेंस है असेट्स का, जब भी अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है, और लायबिलिटीज उल्टा होता है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट लायबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज। इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 अ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। यहां पर याद रखने वाली बात है, यदि कॉस्टिंग और रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू दी हो तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉस्टिंग का मतलब जितने में हमने खरीदी थी, और बुक वैल्यू का मतलब आज डेप्रिसिएशन लगकर जितने की बच गई। फिर दोबारा से बता रहा हूं, कॉस्टिंग का मतलब जितने की हमने एसेट खरीदी थी, और बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू का मतलब आज डेप्रिसिएशन लग के जितने की बच गई। तो एक खरीदी थी 50,000 में और इसका एक्यूमुलेटेड डेप कितना था? 15,000। 15,000 आज तक का डेप लगा, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 35। बुक वैल्यू कितनी है? 35, या रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? 35। 35 वाली मशीनरी को कितने में सेल कर दिया? 32 में। तो हमारे पास पैसे कितने आए बेचने के बाद? 32। तो बाय बैंक या कैश अकाउंट सेल से 32,000 हमारे पास आ गए। अब देखिए 35 वाली मशीनरी को जब आप 32 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। अब जो मशीन जब एक्यूमुलेटेड डेप आपका बनता है तो जो मशीन सेल होती है उसका आज तक का डेप
यहां से ट्रांसफर होके एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से ट्रांसफर होके और प्लांट मशीनरी अकाउंट में जाता है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आज तक का डेप कितना है, उन्होंने दिया हुआ है 15,000। कितना दिया हुआ है? 15। ये यहां से ट्रांसफर होके यहां जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। ओके, अब इनका टोटल कर दीजिए 150 और 15 1,65,000। 1,65,000 में से 1 लाख माइनस कर दिए 65। ये 65 क्या हो गया? इस साल का टोटल डेप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये वाला अकाउंट हो गया। अब इस वाले अकाउंट पे आ जाइए, इस सबको प्लस कर दीजिए कितना हो गया? 149 और 50 199,000। सॉरी, ये 1490 है, सॉरी 1490 और 50 15,40,000। 15,40,000 में से 13 लाख माइनस कर दीजिए, ये बच गए 2,40,000। ये 2,40,000 का आपने क्या करा होगा? न्यू मशीनरी खरीदी होगी टू कैश अकाउंट परचेज। ठीक है, अब इनमें से कहां कहां क्या जाएगा पोस्ट होगा, बस उस पर ध्यान देना है। आपने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ा है, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। ठीक, जो मशीन सेल हुई है उसका एक्यूमुलेटेड डेप आज तक का वो भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये डेप जो टोटल डेप है, टोटल डेप ये तो जो मशीन बिकी सेल हुई उसका डेप है, और ये टोटल प्लांट मशीनरी का डेप है। तो जो टोटल प्लांट मशीन का डेप है वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। एड डेप्रिसिएशन, आगे भी लिख सकते हैं ऑन प्लांट मशीनरी। कितना है टोटल डेप? 65,000। पहली चीज हो गई। अब इधर से आइए, प्लांट मशीनरी की सेल हुई है, इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो, तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग। प्रोसीड्स या सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम प्लांट मशीनरी कितना हुआ है? 32,000 प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट है या लॉस है? आपको पता है क्रेडिट साइड लॉस होता है, डेबिट साइड प्रॉफिट होता है। तो लॉस है 3,000 का, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,000 ऐड कर दीजिए। इधर कंप्लीट हो गया। इस साइड आइए, परचेज है, इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पैसे गए तो माइनस हो जाएगा 2,40,000। इस तरह से आपका ये लेजर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हर एक्टिविटी में ट्रांसफर हो गया। देखो, ऑपरेटिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी, दो ही जगह चीजें जाएंगी। आगे चलते हैं। टेंजिबल एसेट्स के बाद बैलेंस शीट में दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी नोट नंबर 5 दिया हुआ है। बोला है शेयर्स खरीदे हमने XYZ लिमिटेड में, लास्ट ईयर 160 के थे और इस बार 240 के हो गए, 80,000 इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हो गए? 80,000। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी, सीधी सी बात है। और जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ कैश का? आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पैसे गए तो आपने बोला माइनस कर दीजिए 80,000 माइनस। इसके बाद दिया हुआ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दी हुई है, लास्ट ईयर 160 की थी, इस बार 120 की हो गई। 40,000 डिक्रीज इन करंट एसेट्स, 40,000 डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, लास्ट ईयर 160, इस बार भी 160, नो चेंज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट ईयर था 80 का, तो ओपनिंग कैश कितना था? 80, और इस बार कितना हो गया? 60। यहां पर अब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देख लीजिए। आपने रिजर्व सरप्लस कर लिया, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन मशीनरी का कर लिया सब कुछ। आगे बोला है 9% डिबेंचर्स जो 80,000 के हैं वो 1 अप्रैल 2016 को इशू कर दिए। कब इशू कर दिए? 1 अप्रैल 2016 को, मतलब कि इस ईयर के स्टार्टिंग में इशू कर दिए। तो हमें जो इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पर वो टोटल पर देना है। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 320। कितने के हैं? 320। 240 तो पहले से ही थे,
और 240 के बाद 80 भी हमने ईयर के स्टार्टिंग में इश्यू कर दिए, तो इंटरेस्ट पूरे के पूरे ईयर का देना पड़ा होगा। ठीक है, अब T20 का इंटरेस्ट यहां से माइनस होगा और यहां पर क्या होगा, प्लस, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हुआ है और वो नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है, तो नॉन ऑपरेटिंग को यहां पे प्लस करेंगे और क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है तो यहां से माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी फाइनेंसिंग में। ठीक है, कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, 3,20,000 का कितने परसेंट दिया हुआ है, 9%। कितना हो गया 3,20,000 का 9%, 28,800। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बाहरी लिख दीजिए इसको, 28,800। ठीक है, हो गया यहां से कंप्लीट ये। अब देखिए और कुछ तो नहीं बचा है, नहीं बचा है तो इसको आओ प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले एनपीबीटी उठा लीजिए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी एनपीबीटी की। टोटल कितना हो गया, 120। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताइए कितने हो गए, 120 प्लस 65 185 प्लस 3 188 प्लस 28,800 196 216 216 इनको बाहर ले आइए। 40,000 ये भी ऐड का है, 40,000 ये लेस का है माइनस के 80,000 और ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 2,16,800। ठीक है, इसे बाहर निकाल लीजिए यदि आपने दो कॉलम बनाए हुए हैं। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लीजिए, कैश यूज्ड इसलिए लिख रहा हूं बेटा, यहां पे तो फ्रॉम है, जहां प्लस के कैश आ रहा है वहां पे फ्रॉम है, और यहां पे हमें पता चल रहा है, देखो दूर से देखिए माइनस का आएगा, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 320 में से 32,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 2,88,000 माइनस के 2,88,000 है। यदि आपने कॉलम बनाया तो इसे बाहर लिख दीजिए। फिर यहां पे आ जाइए, यहां पे कैश फ्रॉम आएगा, हमें पता चल रहा है 80,000 ज्यादा है, 28,800 कम है, कितना आ गया है 51,200, बाहर लिख दीजिए। अब नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, पहला है 216,800 प्लस, दूसरा है 288,000 माइनस, और तीसरा है 51,200। ठीक है, बताइए कितना हो गया जी, 20,000 माइनस, और जब 20,000 माइनस को आप क्या करेंगे यहां पर 80,000 प्लस में, तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आंसर भी साथ साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है,